नमस्कार साथियों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के तीसरे चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व में आपका स्वागत है। हमारे चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। बहुत ही जाना पहचाना शब्द है चुनाव। चुनाव मतलब अपने प्रतिनिधियों का चयन। जैसे हम लोग एमएलए, एमपी, मुखिया वगैरह को चुनते हैं, तो वही चुनाव की बात हो रही है। फिर है प्रतिनिधित्व। चुनाव के द्वारा ही हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो हमारे बारे में कानून बनाता है, जो प्रशासन को चलाता है। तो चुनाव और प्रतिनिधित्व की हमारी देश में क्या व्यवस्था है, कौन से सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। चुनाव के बारे में बोला जाए तो चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का आरंभ है, अर्थात लोकतंत्र का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो चुनाव है। चुनाव ही इस व्यवस्था का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का ABCD है। यहीं से जो है लोकतंत्र की शुरुआत होती है। जब हमने लोकतंत्र की परिभाषा 9 में पढ़ी थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव जनता स्वयं करती है। तो शासकों का चुनाव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में हम लोग किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, चलिए उनकी एक झलक देख लेते हैं। पहला पॉइंट है चुनाव की विभिन्न विधियाँ। हमारे देश में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग तरह से चुनाव होता है। जैसे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत का चुनाव अलग तरीके से होता है, MP MLA का चुनाव अलग ढंग से होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग ढंग से होता है। फिर अपने देश में जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का प्रावधान और महत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार निष्पक्ष चुनाव किया जा सके। हमारे देश में स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सी एजेंसी है, जैसे कि चुनाव आयोग का नाम आप लोग सुने होंगे। फिर चुनाव सुधार पर लगातार बहस चल रहा है हमारे देश में। इतने दिनों से चुनाव हो रहा है हमारे देश में, उस पर यह बहस चल रहा है कि हम अपने चुनाव व्यवस्था को कैसे और बेटर कर सकते हैं। चलिए चुनाव और लोकतंत्र के बीच में क्या रिश्ता है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले चुनाव को समझिए। चुनाव क्या है? चुनाव जनता द्वारा प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चयन बहुत तरीके से होता है। आप लोग कभी देखते हैं बैलेट पेपर से होता है, कभी EVM से होता है, कभी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से दूसरे प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव में। तो जो भी विधि से हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं उस विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं, जैसे कि अंग्रेजी में इलेक्शन कहते हैं। अब 2 प्रश्न दिए गए हैं, चुनाव के बिना लोकतंत्र और लोकतंत्र के बिना चुनाव। तो कह रहे हैं कि क्या चुनाव के बिना लोकतंत्र संभव है? तो चुनाव के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासकों का चुनाव जनता स्वयं करती है। तो लोकतंत्र में चुनाव जो है जरूरी है, बिना चुनाव के लोकतंत्र संभव ही नहीं है। दूसरा है लोकतंत्र के बिना चुनाव हो सकता है, मतलब जहां लोकतंत्र नहीं है वहां चुनाव होता है, तो होता है। प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है चीन। चीन में लोकतंत्र नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ चुनाव होता है। परवेज मुशर्रफ के समय पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं था लेकिन फिर भी वहाँ पे चुनाव होता था। आज के समय में फैशन है कि हर देश अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो डेमोक्रेटिक है, इसलिए वो चुनाव कराता है। भले ही उसमें चुनाव में बेईमानी होती है, बहुत सारे लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ चुनाव होते हैं क्योंकि उनको लोकतांत्रिक होने का टैग चाहिए। अब चुनाव के आधार पर 2 तरह के लोकतंत्र हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? वैसा लोकतंत्र जहाँ नीति निर्माण जनता स्वयं एक जगह इकट्ठा होकर के बनाती है कि हमें किस प्रकार का नियम चाहिए, जैसे कि प्राचीन यूनान में हुआ करता था। और वर्तमान समय में लोग जो है हमारा स्विट्जरलैंड, वहाँ पर कहीं कहीं पर जनता इकट्ठा होकर के कुछ डिसीजन लेती है। जैसे कि गांव के व्यवस्था में, गांव में लोग जमा हो जाते हैं ग्राम पंचायत में और वो फैसला करते हैं कि कहाँ रोड बनना चाहिए, कहाँ नाली बनना चाहिए, लोगों के विवाद कैसे सुलझाना चाहिए। तो वहाँ कुछ कुछ प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, लेकिन बहुत बड़े पॉपुलेशन वाले देशों में अब संभव नहीं है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कि सभी लोग इकट्ठा हो जाएं और कुछ फैसला करें। साथ ही सभी व्यक्तियों की राजनीति में रुचि नहीं होती है, वो बस वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधि जिस पर विश्वास करते हैं उनका चयन कर देते हैं और उनके माध्यम से जो कानून बनता है उसको वो मान लेते हैं। जैसे हमारे देश में और दुनिया के अन्य देशों में हम लोग सबको संसद भवन या सबको विधानसभा तो नहीं जाते हैं, अपने MP MLA को भेजते हैं और हमारे MP MLA हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो जहां हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और यही दुनिया में भी सबसे ज़्यादा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां जनता स्वयं इकट्ठा होकर के नीति निर्माण करती है।
तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे देश के अधिकांश चुनाव में किस सिस्टम पे चुनाव होता है? तो हमारे देश के अधिकांश चुनाव में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम से चुनाव होता है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबको इसको जानते हैं, सबको इसको पहचानते हैं, लेकिन यह प्रश्न जब एग्ज़ाम में आ जाता है तो अधिकांश लोग छोड़ के चले जाते हैं कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्या है। इसी विधि द्वारा लोकसभा में और विधानसभा में चुनाव होता है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम का अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो वही होगा जो सबसे आगे वही जीते, अर्थात जिसको अधिक वोट मिलेगा सबसे अधिक वही जीतेगा। अब ये अधिक वोट कितना होगा ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे 100 वोट है टोटल और 100 वोट में कोई 10 वोट भी लाया और बाकी लोग अगर 10 से कम लाए हैं तो 10 वोट वाला ही विजय हो जाएगा। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे 100 में 51 वोट कम से कम चाहिए। अधिकांश वोट जो ले आएगा वो जीत जाएगा। तो यह होता है कि उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक होती है तो वोट बढ़ जाते हैं। अब वोट बढ़ जाते हैं तो कोई उम्मीदवार होता है जो अधिकतम वोट ले आता है, क्यों ना वो 100 में 20 हो 10 हो, वो विजयी हो जाता है। तो सर्वाधिक मत वाले विजयी हो जाते हैं। इसी विधि के द्वारा हमारे लोकसभा राज्यसभा में चुनाव होता है, यहाँ तक कि पंचायत चुनाव भी इसी विधि के द्वारा होता है। केवल राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दूसरा सिस्टम का उपयोग होता है जिसे कि एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले देखते हैं इस विधि द्वारा जो है कि अधिक वोट जो ले आया वो विजय हो गया, अब बाकी लोग का जो वोट आया वो बेकार चला गया। कोई मान लीजिए 40 वोट लाया है, कोई 39 वोट लाया है, तो 39 वोट वाले को कोई सीट नहीं मिलेगा, कोई सरकार में जगह नहीं मिलेगा। अब 1984 के चुनाव के माध्यम से हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस विधि की दोष क्या है। इस विधि का दोष यह है कि वोटिंग परसेंटेज कम लेकिन सीटें अधिक मिल सकती है। कभी कभी वोटिंग परसेंटेज अधिक होने के बाद भी सीट कम मिलता है, कभी कभी कम परसेंट वोट मिलने पर भी सीट अधिक होता है। एग्जाम्पल देखिए, 1984 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव हुआ। तो लोकसभा का चुनाव होता है तो हम अपने देश को 543 सीटों में संसदीय क्षेत्रों में बांट देते हैं। प्रत्येक लोकसभा सीट एक संसदीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम लोग का कोडरमा लोकसभा सीट है, किसी का हजारीबाग लोकसभा सीट है, किसी का रायबरेली, किसी का अमेठी, किसी का बनारस। तो ये सब लोकसभा सीट होते हैं। प्रत्येक लोकसभा सीट से एक उम्मीदवार का चयन होता है। तो 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 48% वोट गेन किया, लेकिन सीट मिले उसे 415, 543 में। सीटों का परसेंटेज 80%, जबकि वोटों का परसेंटेज मात्र 48%। बीजेपी को 7.4% वोट मिला, लेकिन सीट मिला 2। परसेंटेज के हिसाब से कम इसे 35 सीटें मिलनी चाहिए थी। जनता पार्टी को 6.7% वोट मिले, लेकिन सीट मिले केवल 10। 543 का 6% लगभग 40 सीट होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज कम मिल रहा है, सीट अधिक मिल रहा है, वोट परसेंटेज अधिक मिल रहा है, सीट कम मिल रहा है। तो ये इसका दोष है, इस सिस्टम का यही दोष है। हम लोग को इस पर गौर करना चाहिए। हमारे देश में चुनाव की एक और प्रणाली है जिसे कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब गणित का शब्द आ गया समानुपात। समानुपात तो पढ़े होंगे। तो अनुपात के आधार पर चुनाव होता है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग हमारे देश में कहाँ कहाँ होता है? हमारे देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रणाली का चुनाव जो है उपयोग वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है ये इस चैप्टर में है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है वो आगे के चैप्टर में है। तत्काल हम लोग को यह समझना है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है क्या। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण इजराइल है। इजराइल के चुनाव व्यवस्था को अगर समझें, इजराइल के नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, भारत का बहुत ही करीबी मित्र है। तो इजराइल में इस विधि के द्वारा चुनाव होता है। यहाँ पर उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जाता है, यहाँ पर पार्टी को वोट दिया जाता है। और यहाँ पर छोटे छोटे संसदीय क्षेत्र नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि पूरे देश को ही एक सीट मान लिया जाता है। और वहाँ पर जो वोट पड़ते हैं, हर पार्टी खड़ी होती है और पार्टियों को वोट मिलता है। अब किसी पार्टी को 50% वोट मिल गया तो संसद भवन में उसे 100 में 50 सीटें मिल जाएंगी। अगर 20% वोट मिला तो संसद भवन में उसको 100 में 20 मिलेगा। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि 1984 में कांग्रेस ने 48% वोट लाया, लेकिन सीटें मिल गई 80%। वो वाला दोष इसमें नहीं रहता है।
इसमें जितना प्रतिशत वोट उतना प्रतिशत संसद में सीट। इजराइल में संसद को नेसेट कहते हैं, तो वहाँ के नेसेट में जितना % आप वोट लाइएगा उतना ही सीटें आपको मिलेंगी। एक सीट पाने के लिए कम से कम 3.25% वोट लाना पड़ता है। तो आप देखते हैं इजराइल में कुछ एक चुनाव का, तो इसमें एक चुनाव का वर्ण दिया हुआ है उदाहरण। वहाँ पर कुल जो नेसेट में सीट है वहाँ की संसद में वो 120 है। तो एक चुनाव में वहाँ की लिकुड पार्टी को 23.4% वोट मिला, 23.4%, तो सीटें मिली उसको 30%। आप देख लीजिए कि करीब 25% वोट इसको मिला है, तो 120 का 25% होगा 30 लगभग। उसी तरह जियोनिस्ट सिविर पार्टी है, उसको 18.67% वोट मिला और सीटें मिली 24। UTJ एक पार्टी है इजराइल की, जिसे 4.99% वोट मिला और सीटें उनको दी गई 6%। अर्थात वोटिंग परसेंटेज और सीटों का परसेंटेज दोनों इक्वल होता है, जितना % वोट उतना % सीट। इसीलिए इजराइल में हमेशा बहुदलीय सरकार बनती है, वहाँ एक पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है, गठबंधन वाली वहाँ सरकार बनती है। तो ये सिस्टम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अर्थात जितना अनुपात में वोट उतना ही अनुपात में सीट। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है कि हमारे देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है दोनों चुनाव प्रणाली, जो हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, दोनों में हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे। दो प्रकार की जो चुनाव प्रणाली है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दोनों की चर्चा करें। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो हमारे जनरल इलेक्शन में, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में इसका उपयोग होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा उम्मीदवार आदि के चुनाव में उपयोग होता है। ये हमारा इंडिया में देखते हैं आम चुनाव में, और इसको देखते हैं इजराइल, नीदरलैंड वगैरह में। तो दोनों में अंतर अगर हम लोग करेंगे तो पहला अंतर है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में निर्वाचन क्षेत्र में देश को बांट दिया जाता है। जैसे जब हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है तो 543 भाग में देश को बांट दिया जाता है, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है। आप राष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया में भी देख सकते हैं, पूरे इंडिया के जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो उनका चुनाव करते हैं, अर्थात पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। यहाँ पर पूरा देश कई निर्वाचन क्षेत्र में विभक्त होता है। दूसरा, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार का चयन होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। अर्थात जैसे हम लोग का कोडरमा सीट है तो कोडरमा से एक उम्मीदवार चयन होगा, हजारीबाग से एक उम्मीदवार चयन होगा। उसी प्रकार जो है आपका धनबाद है, वहाँ से एक उम्मीदवार का चयन होगा। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में कई प्रतिनिधि का चयन होता है, अर्थात एक ही सीट से 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार भी चुने जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही उम्मीदवार चुना जाएगा। फिर इस सिस्टम में प्रत्याशी को वोट मिलता है, जो उम्मीदवार खड़ा होता है, मान लीजिए कोई उम्मीदवार है तो उसको वोट मिलता है, और यहाँ पर पार्टी को वोट मिलता है। यहाँ उम्मीदवार को नहीं देखा जाता है, यहाँ पार्टी को देखा जाता है। फिर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में सीट और वोट का अनुपात बेमेल होता है। जैसे हम लोगों ने 1984 के चुनाव में देखा कि कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था 48 और सीटें मिली थी 80%। तो ये बेमेल हो सकता है इस सिस्टम में, जबकि इस सिस्टम में समानुपातिक प्रणाली में दोनों का अनुपात एक होता है। इजराइल वाले सिस्टम में देखा कि 25% लगभग वोट है तो 25% सीटें भी है, तो इसमें सीट और वोट का अनुपात एक होता है, जबकि इसमें सीट और वोट का अनुपात बेमेल हो सकता है। फिर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में विजय उम्मीदवार को बहुमत मिले कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर 100 में 50 या 51 वोट मिलेगा, यह ज़रूरी नहीं है। 100 में आपने 10 वोट भी लाया और अगर दूसरा कोई भी उम्मीदवार 10 वोट भी नहीं ला पाया तो आप विजय घोषित कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर विजय उम्मीदवार को बहुमत जनरली नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर विजय उम्मीदवार को बहुमत मिलता है। राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग देखेंगे कि जब तक बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर लिया जाएगा तब तक मतगणना जो है जारी रहती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण देश जो है हमारा खुद का भारत देश है और यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण इजराइल और नीदरलैंड है। तो ये था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम
और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर। अब हम लोग देखते हैं जो एकल संक्रमणीय प्रणाली है राज्यसभा के चुनाव में, उसके बारे में। देश में समानुपातिक प्रणाली की एक और मॉडिफाइड, एक परिवर्तित रूप है जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में इसका उपयोग होता है, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा गणित है इसमें, तो बहुत सारे लोग चकरा जाते हैं कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो उपयोग है हमारे देश में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं सभी को वोट देते हैं मतदाता। जैसे जनरल लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में क्या होता है कि आप एक ही पार्टी को, एक ही उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, लेकिन इसमें आप सभी को वोट देंगे। उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखिएगा कि आपका फर्स्ट चॉइस कौन है, सेकंड चॉइस कौन है, थर्ड चॉइस क्या है। तो वरीयता के आधार पर वोट देते हैं और कोई भी उम्मीदवार को जीतने के लिए प्रथम वरीयता का बहुमत प्राप्त करना पड़ता है। अगर प्रथम वरीयता का बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो द्वितीय वरीयता मतलब सेकंड चॉइस का वोट प्राप्त करना होता है। अर्थात इसमें हर हालत में आपको बहुमत का अंक प्राप्त करना पड़ता है। अगर आपको बहुमत का वोट नहीं मिलता है तो आप उम्मीदवार जो है, आपकी उम्मीदवारी जो है नहीं मानी जाएगी, आप विजय नहीं होंगे। तो राज्यसभा का चुनाव में इसका उपयोग होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में कुल वोट जो है, कुल सीट जो है वो 250 है, जिसमें से 238 के लिए चुनाव होता है और 12 के लिए चुनाव नहीं होता है। 12 का चयन राष्ट्रपति करते हैं। तो ये 238 जो सीट है राज्यसभा का, वो प्रत्येक राज्य को अलग अलग मिला हुआ है। जैसे झारखंड को 6 मिला हुआ है, यूपी को उससे भी अधिक मिला हुआ है, कोई छोटे छोटे राज्य हैं उनको एक ही राज्यसभा सीट दिया गया है। तो ये सब जनसंख्या के हिसाब से दिया गया है। तो प्रत्येक राज्य का एक कोटा है। अब इसमें मतदान कौन करते हैं? इसमें आम आदमी मतदान नहीं करते। राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधायक लोग होते हैं, वही उसके वोटर होते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या है कि कैसे कोई उम्मीदवार विजय होगा? तो कोटा का सूत्र है कुल मतदाता बटे विजय उम्मीदवार +1 ब्रैकेट +1। अर्थात कुल मतदाता कौन है? विधायक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राजस्थान में कुल विधायक मान लीजिए कि 200 है और सीट वहाँ पर राज्यसभा की 4 है। तो एक सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को कितना वोट चाहिए? तो आप इस फॉर्मूला पर बैठाइए, कुल मतदाता 200, कितना चुनना है? 4 लोगों को चुनना है, +1 तब क्या हो गया? 200 बटा 4 और 1 5 जोड़ 1 बराबर, ये कट गया 40 से, तो 40 + 1 41। तो किसी भी उम्मीदवार को 41 वोट प्राप्त करना होगा। प्रथम वरीयता का 41 वोट प्राप्त करेगा तो विजय होगा। अगर कोई भी उम्मीदवार प्रथम वरीयता का 41 वोट प्राप्त नहीं किया फर्स्ट चॉइस का, तो द्वितीय वरीयता की गिनती होगी, उसमें भी 41 नहीं आया तो तृतीय वरीयता की होगी। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रथम वरीयता में अगर किसी का चयन नहीं हुआ तो जो सबसे कम वोट लाया है उम्मीदवार, उसका वोट दूसरे वरीयता में जब गिनती होगी तो सभी उम्मीदवारों में वो बढ़ जाएगा। इस प्रकार से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अभी इस पर एक और वीडियो आना बाकी है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।